हाय एवरीवन, माय नेम इज़ मुस्कान एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम आ गए हैं पार्ट 5 ऑफ अकोमोडेशन एक्ट। अगर आपने अभी तक 1 to पार्ट 4 नहीं देखा है, जिसमें हम अप टू सेक्शन 7 कंप्लीट कर चुके हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी से देख मारो। ऑल्सो आप एमपी सिविल जज की प्रिपरेशन कर रहे हैं लेकिन आपको कन्फ्यूजन है कि प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी कैसे होना चाहिए, प्री के लिए, मेंस के लिए, या दोनों को बैलेंस कैसे करना है, इन सभी पर मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं। ऑल्सो एमपी जीके कैसे पढ़ना है या जीके कैसे पढ़ना है, ये भी सॉर्टेड है उन वीडियोस में। जल्दी से जाके देख लो, सब कुछ मिलेगा, लिंक सब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एक और चीज़, अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गलत बात है, जल्दी से सब्सक्राइब करो। ओके, तो जल्दी से देख लेते हैं कि सेक्शन 8 कहता क्या है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेक्शन 8, जो कि बात करता है लॉफुल इंक्रीज ऑफ स्टैंडर्ड रेंट एंड रिकवरी ऑफ अदर चार्जेस की। तो क्या क्या है सब सेक्शन 1 में, पहले वो देख लीजिए। सेक्शन 8 सबसेक्शन 1 कहता है कि जब भी लैंडलॉर्ड कुछ एक्सपेंस करता है इम्प्रूवमेंट, एडिशन या स्ट्रक्चरल ऑल्टरेशन में, यानी सुधार, वृद्धि, संरचना संबंधी परिवर्तन अगर हो रहे हैं, ये वो वाली जो है वो वाली इम्प्रूवमेंट नहीं है। आप बोलो कि मैंने तो भाई इतने सारे गमले रख दिए अपने घर के बाहर, अब आप मेरे को किराया ज़्यादा दे दें, तो ये डेकोरेशन जो है ये इम्प्रूवमेंट की कैटेगरी से बाहर कर दिया गया है। ऑल्सो अगर वो रिपेयर की कैटेगरी में आता है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये घर है, इसकी छत पे से टिप टिप बरसा पानी हो रखा है, तो उसके रिपेयर के लिए आपके रेंट में इंक्रीज़ नहीं किया जाएगा। ओके, तो क्या होना चाहिए, इम्प्रूवमेंट, एडिशन, ऑल्टरेशन, बट वो डेकोरेशन और रिपेयर में नहीं आना चाहिए। फिर आप क्या करोगे, ये बताओ कि ये हुआ कब है, ऑल्टरेशन कब हुआ, तो सोच के बताएं जल्दी से। अगर अकोमोडेशन एक्ट के आने के पहले हुआ तो लैंडलॉर्ड से परमिशन लो ना लो कोई फ़र्क नहीं, लेकिन अगर अकोमोडेशन एक्ट के आने के बाद हुआ तब ये ज़रूरी है कि लैंडलॉर्ड टेनेंट की अप्रूवल ले या फिर आरसीए यानी रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी की अप्रूवल ले, दोनों में से किसी भी एक की काम कर जाएगी। अब आता है, अगर ये कॉस्ट जो भी इम्प्रूवमेंट हुआ है वो कॉस्ट उसके किराए में पहले से इंक्लूड नहीं की गई थी, तो अब जाहिर सी बात है ना, आप तभी इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो इंक्रीज़ करते समय आपको ये ध्यान रखना है कि वो इंक्रीज़ 10% पर ईयर का जो रेंट है, स्टैंडर्ड रेंट, उसको एक्सीड नहीं करना चाहिए। अब आते हैं सबसेक्शन 2 पे, ये बात करता है रिकवरी ऑफ चार्जेस की। अब एक बात समझ लेते हैं कि आप हैं टेनेंट, आप गए लैंडलॉर्ड के पास कि ये जो है मुझे अकोमोडेशन दे दो, इन्होंने कहा ठीक है आप ले लीजिए, लेकिन लाइट का, वाटर का और जो भी साफ सफाई के खर्चे हैं आपको अलग से देने हैं, और किराया होगा 5,000 रुपये, और लाइट वगैरह जो भी आएगा, पानी का जो भी आएगा वो अलग। इन्होंने कहा ओके। अभी देखिए, इन केस आप वो एक्स्ट्रा एक्सपेंस जो हो रहे थे वो आप नहीं देते हैं, मान लेते हैं आपने लाइट का पेमेंट नहीं किया, अभी लैंडलॉर्ड का तो वो घर है ना, तो उसने डिपार्टमेंट में पैसे जमा कर दिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि टेनेंट जो है वो अपनी लाइबिलिटी से मुक्त हो गया। नो, अब जो भी उसको लाइट की पेमेंट एक्चुअल में करनी थी, अब वो टेनेंट लैंडलॉर्ड को उसे देगा, और नहीं देता है तो लैंडलॉर्ड उसको रिकवर कर सकेगा। बट अगर आप लोगों के बीच में कोई कॉन्ट्ररी अग्रीमेंट हुआ था जहाँ पे ये बोला गया था कि नहीं, आप तो मुझसे 5,000 ले लीजिए, लेकिन इसमें आप लाइट, वाटर जो भी एक्स्ट्रा चार्ज हैं टोटल इंक्लूड कर लीजिए, अब ऐसे में लैंडलॉर्ड रिकवर नहीं कर सकता। एक बात और, अगर लैंडलॉर्ड प्रॉपर्टी टैक्स दे रहा है, जो कि बिल्डिंग पर, लैंड पर टैक्सेस लगते हैं बाय लोकल अथॉरिटी, वो भी टेनेंट से वसूल नहीं कर सकता है, क्योंकि ये एज अ जनरल रूल लैंडलॉर्ड की ही लायबिलिटी है। अब देखते हैं नोटिस। आप जब भी रेंट में इंक्रीज करोगे तो इसका पता सामने वाले को लगना उसका अधिकार है, तो नोटिस जाना बहुत ज़रूरी है। ये नोटिस जाएगा लैंडलॉर्ड द्वारा टेनेंट को। नंबर 1, नोटिस रिटर्न होना चाहिए और लैंडलॉर्ड के सिग्नेचर उस पर होना चाहिए। आप कैसे भेजेंगे, रजिस्टर्ड पोस्ट से भेज सकते हैं या पर्सनली नॉक नॉक करके उसके हाथ में जा कर के थमा सकते हैं। ये दोनों ही ऑप्शंस काम ना करें तब आप
टेनेंट जहाँ पे रहता है उसके घर के बाहर कोई ऐसी जगह देख लो जो नज़र में आती हो, वहाँ पे जाके उसे अफिक्स कर दे। अब देखते हैं कि ये जो इंक्रीज्ड रेंट है वो कब से पेएबल होगा। तो जिस दिन आपने नोटिस दिया, मानते हैं आपने 1 मार्च को नोटिस दिया, तो 30 दिन का गैप होगा। 30 दिन यानी कि जब तक एक्सपायर नहीं हो जाते हैं तब तक आप नया वाला रेंट नहीं ले सकते हैं। और जैसे ही ये 30 दिन पूरे हो जाएंगे अब आप नया रेंट ले सकेंगे और उस तारीख से वो ड्यू एंड रिकवरेबल होगा। लेकिन ये 30 डेज़ का एक्सपायर होना ज़रूरी है। तो 3 बातें इस सेक्शन में हमने सीखी। नोटिस जाएगा, नोटिस रिटर्न होना चाहिए और साइंड होना चाहिए, एंड थर्ड किस डेट के बाद वो ड्यू एंड रिकवरेबल होगा। फिर हम देखेंगे स्टैंडर्ड रेंट को फिक्स करना, जो RCA कर सकता है, यानी कि रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी। क्यों चाहेंगे आप स्टैंडर्ड रेंट को पता लगाना? तो देखिए, जब भी कुछ डिस्प्यूट हो रहा है या आपको समझ नहीं आ रहा है कितना किराया कैसे क्या, तो इन सब चीज़ों को सॉल्व करने के लिए आप भागे भागे जाएंगे RCA। अब लैंडलॉर्ड और टेनेंट इन दोनों में से कोई भी RCA के पास अपनी एप्लीकेशन लेकर के जा सकता है कि सर आप हमारा स्टैंडर्ड रेंट फिक्स कर दीजिए, या फिर अगर लैंडलॉर्ड चाहता है उस अकोमोडेशन का किराया बढ़ाना तो लैंडलॉर्ड ही जाएगा उसको बढ़ाने के लिए, तो RCA के पास टेनेंट तो जाएगा नहीं। तो वो कहेगा सेक्शन 8 के अकॉर्डिंग आप इसको रेंट को बढ़ा दीजिए। अब इन सारी प्रॉब्लम्स के साथ जब आप ले करके RCA के पास जाएंगे तो RCA कुछ बातों का ध्यान रखेगा और रेंट फिक्स करेगा, और यही है हमारा सेक्शन 10। वो क्या ध्यान रखेगा? सबसे पहले तो शेल लिखा होता है कि शेल फिक्स मीन्स अगर RCA को फिक्स करना है तो एज पर सेक्शन 7, या इंक्रीज करना है तो एज पर सेक्शन 8 वो उस रेंट को इंक्रीज करेगा। बट मान लेते हैं कि कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे हो गए कि ये करना उसके लिए पॉसिबल नहीं है, तब उसके पास एक ऑप्शन होता है कि वो सिचुएशन क्या है उस अकोमोडेशन की, किस लोकेलिटी में है, किस कंडीशन में है, क्या क्या एमिनिटीज़ उसमें हैं, और इन बातों को ध्यान रख के वो रेंट फिक्स कर सकेगा। ऑल्सो अगर उस लोकेलिटी में ऑलरेडी उसी तरीके का कोई अकोमोडेशन किराए पर दिया हुआ है तो वो कितने रुपए में दिया गया है, उन बातों को भी वो ध्यान में रख करके एक रेंट, जिसे हम कहेंगे स्टैंडर्ड रेंट, वो फिक्स कर सकता है। अगली बात कि जो भी रेंट RCA फिक्स करेगा वो 12 महीने का फिक्स करेगा। अब अगर आप कहें कि हमने तो कुछ महीनों के लिए ही किराए पर दिया है तो अकॉर्डिंगली आप प्रपोर्शनेट अमाउंट उसका निकाल लेंगे। और फिर आता है जो भी रेंट RCA ने फिक्स किया है वो किस तारीख से लागू होगा या किस तारीख से आप वसूल कर सकेंगे, ये डेट भी RCA मेंशन करेगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि जिस भी दिन एप्लीकेशन फाइल हुई है उस डेट से 30 दिन पहले की डेट कोई भी ऐसी नहीं फिक्स की जाएगी जिस दिन से स्टैंडर्ड रेंट को आप इफेक्ट में लेके आएंगे। और लास्ट पॉइंट यानी 5th पॉइंट, जो कि सेक्शन 10 में नहीं बल्कि सेक्शन 11 में दिया गया है, वो ये कहता है कि जब तक एप्लीकेशन पेंडिंग है तब तक लैंडलॉर्ड क्या करेगा? बिना किराया के रहेगा क्या? नो, उसके लिए प्रोविजन बनाया गया है इंटरिम रेंट का, और वो कितना होगा, कौन सी तारीख से देना होगा, ये सारी बातें RCA बताएगा। और कुछ 2 बातें और कि अगर सबलेट किया हुआ है यानी कि उप अभिधारी भी उसमें है तो आप उसके लिए भी स्टैंडर्ड रेंट फिक्स कर सकेंगे। और दूसरी बात ये कहता है कि अगर कोई फर्नीचर सप्लाई किया गया है बाय द लैंडलॉर्ड और उसके चार्जेस को रेंट में इंक्लूड नहीं किया गया है तो RCA वो भी बता सकता है कि लैंडलॉर्ड कितना चार्ज उस फर्नीचर के लिए लेगा। तो आज हमने सेक्शन 8 जो कहता है लॉफुल इंक्रीज एंड रिकवरी ऑफ चार्जेस, फिर है 9 जो नोटिस कहता है, 10 जो कि स्टैंडर्ड रेंट फिक्सेशन की बात करता है, एंड 11 जो इंटरिम रेंट की बात करता है। ये सारे ही सेक्शन हमने पढ़ लिए हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया हो। आगे के लेक्चर्स मिस ना हो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक छोटा सा अनाउंसमेंट, अगर आप परेशान हैं कि यार रिवीजन नहीं हो पा रहा है, मेंस में कैसे क्वेश्चन आते हैं वो आपको आइडिया नहीं लग रहा है, तो आप जल्दी से टेलीग्राम पर जाकर अभी सर्च करें द लॉ टेम्पल, या फिर आप लिंक कमेंट सेक्शन में जो है उस पर भी क्लिक कर सकते हैं। और शाम को 7 बजे वहाँ होता है रिवीजन फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट मेथड से। कैसे आप आए और खुद एक्सपीरियंस करें कि कितना मज़ा आता है हंसते खेलते, कब रिवाइज हो जाता है, या फिर आप क्विज़ भी वहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं।
ऑल्सो आई प्रोवाइड 3 important questions ऑफ मेंस। और अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं, डो नॉट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब आप कर ही होगे, नहीं करा तो कर दीजिए। आज के लिए बस इतना ही। खुश रहे, मुस्कुराते रहे और बाय बाय।